हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं फिनिशर सीएस एंड आईटी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो स्पेसिफिक होने वाली है अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर साइंस से रहा है, फिर चाहे आपने बीएससी की हो, एमसीए की हो, एमएससी कंप्यूटर साइंस से की हो, आप बीटेक की फील्ड के हैं। अगर आपका कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कोई भी नाता किसी भी तरह का रहा है और आप लोग टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर हम एचटेट का एग्ज़ाम देते हैं या हम केवीएस का एग्ज़ाम देते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, या फिर हम डीएसएसएस बीच में जो टीचिंग की भर्ती निकलती है, कंप्यूटर साइंस के जो टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए उस सिलेबस को लेके, और कितनी हमारी फीस लगती है अगर हम सिलेबस को करते हैं, क्या क्या हमें करना पड़ता है। तो अगर आप एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, या फिर केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, या फिर आप डीएसएसएसबी के लिए या ऑल इंडिया एग्जाम कहीं भी कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं। आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन, जो आपका कंप्यूटर साइंस पीजीटी पोस्ट के लिए किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं, फिर चाहे आपका वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हो, चाहे फिर वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, या फिर आपका वो दिल्ली सबऑर्डिनेट्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम एचटेट के बारे में कि एचटेट का बेसिकली क्या होता है फंडा। तो एचटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो दोस्तों 150 मार्क्स का होता है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले एग्ज़ाम दिया है उनको अच्छे से पता होगा। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको मिलता है वो एग्ज़ाम आपको देने के लिए, जिसमें टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का होता है, जो 30 मार्क्स का होता है। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस आपके 15-15 मार्क्स के 30 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। उसके बाद जनरल स्टडीज़ में आपकी जीके, जीएस, जनरल नॉलेज, नेशनल इंटरनेशनल सारी तरह की आ जाती है, वो आपकी 30 मार्क्स की होती है। एचटेट के लिए इसमें हरियाणा जीके भी इंक्लूड हो जाती है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपने ऑप्ट किया है, चाहे आपने फिर वो ज्योग्राफी ऑप्ट किया है, या आपने हिस्ट्री ऑप्ट किया है, आपने इंग्लिश ऑप्ट किया है, मैथ्स ऑप्ट किया है, कुछ भी आपने कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया है, वो आपका इकलौता होता है 60 मार्क्स का। तो इस 60 मार्क्स में अगर आपने कंप्यूटर साइंस चूज किया है, तो कंप्यूटर साइंस में कैसे आप 50 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अगर 50 प्लस मार्क्स ले आते हैं, तो बचा हुआ जो ये टोटल 90 मार्क्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फिर कितने लेने की ज़रूरत रहती है, सिर्फ 40 मार्क्स लेने की ज़रूरत रहती है, जो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। फिर तो बात आती है इस 60 नंबर की तैयारी हम कैसे करें अगर हम कंप्यूटर साइंस अगर हमने चुना है। तो दोस्तों, तो चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए सबसे पहला जो टॉपिक हमारा कॉन्सेप्ट जो बनता है वो होता है कंप्यूटर सिस्टम्स आर्किटेक्चर, जिसमें हम हमारे कंप्यूटर के बारे में हर एक वो जानकारी लेते हैं, हर एक वो मिनिमम बेसिक से बेसिक जानकारी हम इसमें लेते हैं। कैसे हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो काम करता है, कौन कौन से हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, कौन सा हमारा इनपुट डिवाइस होता है, कौन सा हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस जो होते हैं उनके काम क्या क्या होते हैं, उनको इन्वेंट किस किसने किया था। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, उनको इन्वेंट किसने किया था। कौन कौन सी हमारे पास मेमोरीज होती है, म्यूटेबल मेमोरी कौन सी होती है, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है, कौन कौन सी हमारी सिस्टम बसेज होती हैं, उनका क्या क्या काम होता है। हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, मैक ओएस कैसे काम करता है, आपका यूनिक्स या लिनक्स कैसे काम करता है, कैसे हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और कैसे कैसे उसके अंदर बेसिक जो थोड़ी बहुत कमांड्स होती हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट हम पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता होता एग्जामिनर का मूड कहाँ से क्या क्वेश्चन उठा के दे दे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे हो तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि हमारे चैनल का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके ऊपर हम कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर साइंस को हमारा जो पढ़ने का तरीका होता है वो हमारा कॉन्सेप्ट होता है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ाता कि आपको लिख दिया, आपको बता दिया और आपने उसका रट्टा मार लिया। नहीं दोस्तों, रट्टाफिकेशन का यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके हमारी एमएस ऑफिस की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट हमने किया है। हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो प्रैक्टिकली सोल्व करने की कोशिश की है, जो एग्जाम में आते हैं, चाहे फिर वो फंक्शन कीज हो, चाहे फिर वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो, सबका सारा का सारा हम प्रैक्टिकली करते हैं। हमारे चैनल पे आप पाइथन की सीरीज देख सकते हैं। पाइथन लैंग्वेज हम कर रहे हैं एचएसएससी एग्जाम्स के लिए,
और सीखने के लिए HSSC में आती है नहीं आती है चलो वो अलग बात है, बट पाइथन भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं यहाँ पे। तो अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये कंप्लीट जो भी सिलेबस आपका PGT कंप्यूटर साइंस का होने वाला है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। यहाँ से आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, कोई 8, 10, 20 हज़ार रुपये फीस नहीं ली जा रही है। पूरा का पूरा सिलेबस, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक, एक एक लाइन यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। फिर आपका जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर के सारे पार्ट्स के बारे में, फिर चाहे वो रजिस्टर्स हो, फिर चाहे वो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर RISC हो, या फिर वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग CISC हो, या फिर वो EPIC हो, तीनों के तीनों जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं उनके बारे में, प्लस हमारी लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कौन से हमारे इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, सब के बारे में बिल्कुल आसानी भाषा में थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली हर चीज़ को देखते हुए चलेंगे हम यहाँ से। तो ये सारा का सारा जो मटेरियल होता है, ये सारे के सारे जो टॉपिक होते हैं, 8 टॉपिक, ये आपके आते हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में, जो हमें पढ़ने होते हैं। तो हमारा जो सिलेबस स्टार्ट होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से स्टार्ट होगा, जिसमें हम ये सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का दिल, कंप्यूटर की जान, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए, कैसे कैसे उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अपडेशन हुई, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ऐसा दिखता है, क्या होता है रिफ्रेश रेट, कैसे कैसे डिवाइस मैनेजमेंट होता है उसका, कैसे उसकी प्रोसेसर मैनेजमेंट होती है, कैसे उसकी स्केड्यूलिंग की जाती है, कौन कौन से उसमें डेडलॉक्स होते हैं, उसके बाद उसके अंदर हमारे जो फाइल फोल्डर्स होते हैं उनकी मैनेजमेंट कैसे होती है, उनको किस किस तरह से हम देख सकते हैं, कैसे उनको हाइड कर सकते हैं, कैसे उनको क्रिएट कर सकते हैं, किस किस तरह के फोल्डर्स, जो नॉर्मली कोई नहीं बताता कंप्यूटर में फोल्डर्स को बनाने का, सिर्फ राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके फोल्डर बना दिया, सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लस आपका बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल नंबर सिस्टम जो आपका होगा वो पूरा का पूरा कराया जाएगा आपको। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं ये हमारे आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट में, तो हम ये करने वाले हैं। फिर स्टार्ट होता है आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। मैंने देखा है हरियाणा के स्टूडेंट्स जो हैं जिनका कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड है उनके लिए तो खैर इतना इशू ज़्यादा नहीं आता है। अपार्ट फ्रॉम प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, बाकी स्टूडेंट्स जो होते हैं अगर वो भी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, वो भी लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं थोड़ी बहुत, तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सीख सकते हैं, और आप उन दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हो जो ये चीज़ें जिनको इंटरेस्टेड लगती है सीख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग जो होगी बेसिकली वो C++, जावा की हम बात करें, और उसके बाद पाइथन सीरीज तो हमारी अभी चल रही है जिसमें 6-7 वीडियोस आ चुकी हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो। जिस तरह से हम पाइथन कर रहे हैं उसी तरह से हम C और C++ करने वाले हैं। हम सिर्फ यहाँ पे ये रटने नहीं वाले हैं कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ लिया लिस्ट होता है, ऐसे होता है, ऐसे बनता नहीं। हम प्रैक्टिकली हमारे जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर हम कोडिंग करते हैं उसके ऊपर प्रॉपर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे प्रोग्राम्स का सॉल्यूशन होता है, कैसे हमें आउटपुट मिलता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होती है, या फिर उसके बाद अगर हम बात करें विजुअल बेसिक टूल बॉक्स की, उसके बाद हम बात करें हमारे डेटा टाइप्स, जैसे कोई भी हमारे पास एक चीज़ है उसके अंदर हमने कुछ सामान डाल दिया तो किस तरह का सामान उस डब्बे में हमने डाला है, वो डब्बा क्या हो गया, एक डेटा टाइप हो गया, उसमें किस तरीके का सामान है, उसके अंदर चीनी डाल दी हमने, वो उस डेटा की एक टाइप हो गई, इस टाइप का डेटा है, ये कैसे काम करते हैं, कौन से म्यूटेबल होते हैं, कौन से इम्यूटेबल होते हैं, कैसे वेरिएबल्स को क्रिएट किया जाता है, किस किस तरीके से हम वेरिएबल्स को बना सकते हैं, कौन सा ऐसा तरीका होता है जिससे अगर वेरिएबल को बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। साथ ही साथ अगर बात करें रिकॉर्ड्स देखेंगे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन किसको बोला जाता है, इनकैप्सुलेशन किसको बोला जाता है, मॉड्यूलैरिटी डीमॉड्यूलैरिटी कैसे होता है, एक बनाए हुए कोड को अगर रीयूज़ करना है जिसको कोड रीयूजेबिलिटी भी बोलते हैं वो कैसे कर सकते हैं हम, एक प्रोग्रामर जब एक कोड को बना के कहीं पे सेव करता है तो उस जगह को क्या बोला जाता है, और अगर एक नया प्रोग्रामर उसी कोड को दोबारा यूज़ करना चाहता है कोड रीयूजेबिलिटी की हेल्प से तो वो कैसे उसको यूज़ कर सकता है, कौन सी क्लासेस होती हैं, कौन से हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस होते हैं, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, एक हमारे पास कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों कैसे कैसे काम करते हैं, कौन से पे काम करना ज़्यादा आसान होता है, कौन सा इजीली समझ में आ जाता है,
और ये सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं दोस्तों वो आएंगे आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में। फंडामेंटल्स का मतलब यहाँ से हम सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग का एक नींव रखेंगे, एक बीज बोएंगे, जहाँ से हमें पता लगेगा धीरे धीरे कि प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे घुसना है, क्या क्या चीज़ें हमें और सीखनी है। जैसे ही हम बेसिक सीख लेंगे प्रोग्रामिंग का, कैसे कैसे कोड लिखा जाता है, उसके बाद हम आएंगे सी और सी प्लस प्लस पे। बेसिकली सी का बहुत थोड़ा पार्ट, सी का अपडेटेड वर्जन जो है वो सी प्लस प्लस है, इसलिए क्वेश्चन जो है वो सी प्लस प्लस से पूछे जाते हैं। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल पे काम करती है, कैसे काम करती है, कौन कौन से हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन क्या होता है, फाइल्स को कैसे हैंडल करते हैं हम सी प्लस प्लस में, डेटा फाइल हैंडलिंग उसको बोला जाता है, पॉइंटर्स क्या होते हैं, साथ ही साथ इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं उनका क्या काम होता है, कौन कौन से कीवर्ड कैसे कैसे काम करते हैं, मेन फंक्शन कौन सा होता है, या फिर हमारे पास हमारे इंसर्शन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये आते हैं आपके सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग के अंदर, जिनको बहुत ही बारीकी और बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके और एडवांस लेवल तक हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। अगला आपका आता है कि आपके पास एक डेटाबेस होता है। जैसे हमारे पास मान लो 50 स्टूडेंट्स का एक डेटा है जिसको हमें टेबल्स की फॉर्म में उस डेटा को डालना है। तो एक टेबल कैसे बनाई जाएगी, उस टेबल के अंदर अगर हमें सिर्फ इतना डेटा डालना है, इंसर्ट करना है, तो कैसे हम इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अगर हमें इतना डेटा सिलेक्ट करना है तो कैसे हम सीक्वल सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके उसको सीख सकते हैं, उसकी पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम इस डेटाबेस में क्या क्या एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे डेटाबेस को बाहर निकाल सकते हैं, कैसे डेटाबेस के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके डेटाबेस के कॉन्सेप्ट होते हैं। ओरेकल और सीक्वल की हेल्प से ये सारी चीज़ें सीखेंगे। क्या होते हैं आपके ग्रुपिंग करनी, कैसे कैसे ग्रुप बनाते हैं हम, ग्रुप में रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करते हैं, फिर हमें कैसे रिजल्ट मिलता है, क्वेरीज सब क्वेरीज क्या होती हैं दोस्तों, और हमारे डेटाबेस के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। टेबल कैसे बनाया जाता है, एक टेबल बना दिया दूसरी टेबल बना दी, दोनों के बीच में कैसे रिलेशन हम बनाते हैं डीबीएमएस सीक्वल की हेल्प से। और सर्वर साइड कंप्यूटिंग और क्लाइंट साइड कंप्यूटिंग की क्या होती है, और क्लाइंट सर्वर साइड कंप्यूटिंग क्या होती है, बिल्कुल 0 से लेके और 100 लेवल तक ये चीज़ें हम सीखेंगे। कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, या फिर डीबीएमएस जिसको बोलते हैं। और बेसिकली इसको डीबीएमएस नहीं, इसको बोलते हैं आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्यों? क्योंकि एक रिलेशन बनती है डेटाबेस के बीच में, इसलिए इसको बोला जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 0 से लेके 100 लेवल तक सीखने वाले हैं। उसके बाद आता है जो आप अपने आम जीवन में डेली लाइफ में आप जो वेबसाइट्स विजिट करते हो, गूगल पे कोई भी वेबसाइट आप देख रहे हो, उसके ऊपर कोई भी बहुत सारे वेब पेजेस से मिलके एक वेबसाइट बनती है। उन वेब पेजेस को सिर्फ रट्टा नहीं मारना है हमें कि H1 से लेके और H6 तक हमारे पास HTML में हेडिंग्स होती हैं। सबसे मेन हेडिंग H1 होती है, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग H6 होती है। ये तो सबने रट्टा मार लिया कि भाई H6 जो होती है, H6 हमारे पास हेडिंग्स होती हैं। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, मैं आपको प्रॉपर वेब पेज बना के दिखाऊंगा और उस वेब पेज पे इन हेडिंग्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, टैग्स की हेल्प से कौन सी हेडिंग कैसी दिखती है, इमेजेस, टेबल्स, फ्रेम्स, फॉर्म्स और जो हमारे टैग्स होते हैं कैसे हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं हमारे पास किसी भी वेब पेज के ऊपर इमेज को इंसर्ट करने के। एक तरीका होता है कि हमारी इमेज मान लो डेस्कटॉप पे है, और एक है हमारी इमेज जो है वो हमारी ई ड्राइव में, डी ड्राइव के अंदर है। तो क्या हमें यहाँ पे ऐसा लिखना होता है, हमसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकली हमारी वेब डेवलपमेंट पूरी की पूरी प्रैक्टिकली होगी। और एक HTML की हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके 2-3 वीडियोस हैं, उनको आप चेक भी कर सकते हो कि हमारा HTML सीखने का, XML सीखने का, और उसके अंदर फिर CSS की हेल्प से, कैस्केडिंग स्टाइल शीट की हेल्प से कैसे उसकी डेकोरेशन हमारे वेब पेज का थोड़ा सा उसका मेकअप वेकअप कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या हम डाल सकते हैं, हमारी क्या कोडिंग होती है CSS की, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये रहेगा आपका पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट का पार्ट, जिसमें बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ों को करके चलेंगे, हमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना है। अब एक वेब पेज बना दिया, बनाएं तो के, लेकिन स्क्रिप्टिंग भी करनी पड़ेगी उसके बाद, उसके लिए कोई कहानी भी लिखनी पड़ेगी। लोग जब उसको, यूज़र जब उस वेब पेज को देखेंगे तो वो कैसा देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसकी स्क्रिप्टिंग कैसे होती है। तो विजुअल बेसिक और जावास्क्रिप्ट, इन दोनों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से हम पूरे के पूरे सारे के सारे स्क्रिप्टिंग के टॉपिक देखेंगे, क्या मेथड्स होते हैं,
मैसेज बॉक्स का क्या काम होता है, लूप्स कौन से होते हैं। एक लूप जब होता है वो जब एक बार हम कोड लिख देते हैं तो कंटिन्यू हमारी चीज़ें चलती रहती हैं, बाद में हमें रिजल्ट मिलता है। ये सारे काम कैसे होते हैं, कौन से हमारे स्क्रिप्टिंग डेटा टाइप्स होते हैं जिनकी हेल्प से, या सब डेटा टाइप्स होते हैं जिनकी हेल्प से हमारे वेब पेज की एक स्क्रिप्टिंग करते हैं ताकि यूज़र को उसका इंटरफेस जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। साथ ही साथ थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, जावास्क्रिप्ट के बारे में, जावास्क्रिप्ट HTML में कैसे यूज़ होती है वो तो हम प्रैक्टिकली देखने ही वाले हैं। तो ये टॉपिक रहेगा आपका नेक्स्ट टॉपिक वेब स्क्रिप्टिंग का दोस्तों। उसके बाद जो भी आप फोटो देखते हो, इमेजेस देखते हो, उनका एक्सटेंशन क्या होता है, PNG क्या होता है, JPEG क्या होता है, GIF क्या होता है, या फिर आप वीडियोस देखते हो WMV, कौन कौन से फॉर्मेट्स हमारे पास वीडियोस के होते हैं, MP4, इनमें क्या फ़र्क होता है, कैसे एक वीडियो को MP4 बना सकते हैं, कैसे एक वीडियो WMV में जाती है, कोई भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो WMV में क्यों जाती है, क्या रीज़न होता है इसके पीछे, और क्यों उस वीडियो का एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली WMV हो जाता है, और फिर जब हम WMV से MP4 में या किसी दूसरे में कन्वर्जन करते हैं तो उसमें क्या हमें नई चीज़ सीखने को मिलती है, कैसे उसमें कन्वर्जन हो पाता है दोनों के बीच में। सबके सारी की चीज़ों के फॉर्मेट्स, इमेजेस के, वीडियोस के, ग्राफिक्स के, या फिर आपकी मूवी फाइल, सबके फॉर्मेट्स हम पढ़ेंगे। इमेजेस के बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे एक इमेज बन सकती है और क्या क्या उसकी एक्सटेंशंस होती हैं, और कौन सी इमेज एक्सटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी का क्या काम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो मल्टीमीडिया से जुड़ी हुई बातें हैं, इन्हें सारी हमारी किस कॉन्सेप्ट में आती हैं, मल्टीमीडिया एंड ऑथरिंग टूल्स के अंदर आती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट आपके आते हैं। जब एक इंसान यहाँ से, एक इंसान यहाँ पे, उसके पास मान लो इंटरनेट की हेल्प से एक फाइल वो यहाँ से लेके यहाँ तक भेज रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं जिनका आपने बहुत बार सुना होगा। एक TCP होती है, एक IP होती है, एक UDP होती है। आजकल TCP IP लोगों को पता है, एग्जामिनर को पता है, TCP IP सब पढ़ के जाते हैं। तो क्वेश्चन किससे पूछना स्टार्ट कर दिया, UDP से पूछना स्टार्ट कर दिया, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है। तो जब हम एक फाइल यहाँ से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे इंटरनेट की हेल्प से भेजते हैं तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनता है, जिसके ऊपर हमारी टर्म काम करती है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP क्या करता है, जो भी फाइल हम भेजते हैं उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। फिर ये जो फाइल हमने यहाँ से भेजी है, मान लो हमारा हाउस नंबर था 2, हाँ यहाँ हाउस नंबर है 10, तो प्रॉपर 2 से लेके 10 सही पते पे वो चीज़ पहुँच जाए, उसके ऊपर कौन प्रोटोकॉल काम करता है, IP काम करता है। और पूछा जाए कि कम्युनिकेशन बना किसकी वजह से, TCP की वजह से, ठीक है। लेकिन कनेक्शन, जो कनेक्शन बना, कनेक्शन लेस अगर हम बोले, कनेक्शन लेस टर्म होती है, कनेक्शन लेस पे कौन काम करता है, उस पे हमारा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल काम करता है। तो चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिकली समझ के चलेंगे हम दोस्तों। सिर्फ इतना नहीं है कि प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ लिया, IPv4 क्या होता है, सिर्फ इतना नहीं है, IPv4 होता है और एक IPv6 होता है, नहीं, हम पढ़ने वाले हैं कि IPv4 की रेंज क्या होती है, कितने तरह के होते हैं हमारे पास। 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, 4 ऑक्टेट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। एक ऑक्टेट्स कितने बाइट का होता है, IPv6 में कितने ऑक्टेट होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है 0 से लेके और 100 लेवल तक बिल्कुल बारीकी से चीज़ों को बिल्कुल सीख के जाएंगे, याद करके या पढ़ के नहीं दोस्तों, सीख के, लर्न करके जाएंगे एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर किसी भी तरीके की लैंग्वेज को वहाँ पे घुमा दे, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, हमें हमारा आंसर पता होना चाहिए। कैसे हमारे इंटरनेट पे हम सिक्योर कर सकते हैं हमारे डेटा को, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी फायरवॉल से जिनको हम लगा सकते हैं। डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, जितने भी हमारे पास टर्म्स होते हैं डेटा को कम्युनिकेट कराने के, वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक आपका आता है OSI मॉडल, जिसमें लेयर्स होती हैं नेटवर्किंग की, वो सारी पढ़ने वाले हैं हम। तो ये था मोटा मोटा आपका नेटवर्किंग का टॉपिक, मल्टीमीडिया एंड ऑथराइज्ड टूल, वेब स्क्रिप्टिंग के, वेब डेवलपमेंट कैसे होती है, प्रोग्रामिंग कैसे होती है, DBMS एंड आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आपका कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा सिलेबस आप गो थ्रू हो गए हैं। ये जब एक इंट्रोडक्शन सिलेबस के बारे में वीडियो थी कि आप लोगों को कम से कम ये तो पता हो एग्जाम में बैठने से पहले कि आप लोगों का सिलेबस है क्या। और इस सिलेबस को देखो, मैं दुनिया की तरह ये नहीं बोलता दोस्तों मैं 10 दिन में करवा दूंगा, मैं 1 महीने में करा दूंगा, जी नहीं। अगर हमें चीज़ों को रटना है तो आप 5 दिन में भी रट सकते हो, 10 दिन में भी रट सकते हो, लेकिन जब हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो वी हैव टू कंट्रीब्यूट आवर टाइम, हमें टाइम देना पड़ता है, हमें समय देना पड़ता है दोस्तों। तो आपका समय और मेरी मेहनत
या मेरा कंट्रीब्यूशन, और हम एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस या केवीएस डीएसबी कंप्यूटर साइंस में अगर 60 मार्क्स का आता है तो 50 प्लस मार्क्स या 55 के आसपास मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो सीरीज में, जो आपकी मंडे यानी कि कल से ही स्टार्ट हो जाएगी। और बिल्कुल आप साथ बने रहिएगा, कंप्लीट इस जर्नी में आप मेरा साथ दीजिएगा। और 2022 में जो आपका एचटेट का एग्ज़ाम होगा उसमें आपके 90 प्लस स्कोर करवाने की गारंटी मेरी है, जिम्मेवारी मेरी है। और कंप्यूटर साइंस में 60 में से 50 प्लस की जिम्मेवारी मेरी है। आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना चाहिए कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आए तो। बिना पसंद आए लाइक मत करना वीडियोस को। अगर आप वीडियो देखने के बाद सेटिस्फाइड हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो अगर आपका कोई दोस्त है, जानने वाला है, जो कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहा है, एचटेट केवीएस डीएसबी की, तो प्लीज़ उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाना। और कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या चाहिए, आप लोगों का टाइम चाहिए, समय चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सबसे पहली वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। और इसके अलावा अगर आप हरियाणा पुलिस या पटवारी ग्राम सचिव की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से कंप्यूटर हम लोग पढ़ने लग रहे हैं, जिसकी आप MS ऑफिस हो गया जैसे, या फिर ये टॉपिक्स हो गए जिनको प्रैक्टिकली हमने करके देखा है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो एक बार फिर से धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।